जी पार्ट 3 स्टार्ट हो गया है। 10 मिनट की ब्रेक दी थी, कोई 14 को मिनट गुजरने के बावजूद बच्चे मेरे पूरे नहीं हुए, इसलिए MCQs कर लेते हैं। तो आइए फिर प्लान थोड़ा सा चेंज किया है, MCQs पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, IS 8 के बाद ये MCQ करवाऊंगा। IS 8 वैसे तो आपको पता है, ज़बानी कलामी ये बात बताई है, लेकिन फिर भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम? इट इज रिपोर्टेड एज रेवेन्यू रिजर्व। ये मैंने रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व का फर्क बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं ना जो मैंने ये 2 सवाल कराने के बाद आपको जो कहा है ना कि आपने रुकना है जब तक मैं कह ना दूं। तो स्टेटमेंट चेन इक्विटी का चैप्टर है, उसमें 2-4 चीज़ें पढ़ाने वाली हैं। IS 8 में 2-4 ऐसे ही पॉइंट्स पढ़ाने वाले, कुछ चीज़ें ऐसे जो है ना छोटी छोटी जो रहती हैं वो फिर रह जाती हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये मैं उसके बाद कराता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस? असिस्टेंस के बारे में आपको याद है कि वो असिस्टेंस आपको डायरेक्टली मिले लेकिन मॉनेटरी वैल्यू असाइन ना हो सके, ठीक है। तो फॉरगिवेबल लोन बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल ये असिस्टेंस है और इसको तो मॉनेटरी वैल्यू असाइन हो सकती है, इसलिए ये ग्रांट कहलाएगी, इसकी अकाउंटिंग है। यानी असिस्टेंस 2 तरह की होती थी। अगर डायरेक्ट, पहली बात असिस्टेंस ये यूं करके हमने टेबल बनाया था, डायरेक्टली हो तो IS 20 में आती है। पहली बात ये आ गई IS 20 में, तो मॉनेटरी वैल्यू असाइन हो सके तो ग्रांट, ना हो सके तो असिस्टेंस। ग्रांट की अकाउंटिंग होती है, असिस्टेंस का सिर्फ डिस्क्लोजर। और अगर इनडायरेक्टली हो तो फिर आउट ऑफ स्कोप है, IS 20 से ही बाहर निकल गई। तो इसको IS 20 जो है, IS 20 के बारे में कह रहा हूं, IS 20 इसको असिस्टेंस ही नहीं मानता। तो फॉरगिवेबल लोन बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल ये डायरेक्टली ही होता है, आपका ही लोन फॉरगिव करना है, साथ वाले के लोन से आपको क्या। और ये तो इधर फॉल कर जाएगा। सब्सिडाइज लोन भी है, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी हैं। इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट ऑन कंपेटिटर्स, अब ये फायदा तो आपको है लेकिन इनडायरेक्टली है, आपके साथ और जितने लोग बैठे होंगे आपके कंपेटिटर्स पे कंस्ट्रेंट लगी, इम्पोजिंग ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट कंपेटिटर्स के ऊपर लग गई, तो आपकी मार्केट बैठे हर बंदे को इसका फायदा हो रहा है जो भी आप वाले काम में लगा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली ये आप जो है वो इंपोर्ट पे ये लगा दी जाती है पाबंदी, ताकि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये है डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कौन सा है? कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। आपने 3 तरह के ही पढ़े थे, एक शेयर ऑप्शन, दूसरा बॉन्ड्स डिबेंचर्स वगैरह कन्वर्टेबल हो, तीसरा प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो राइट इशू नहीं है। राइट इशू ऑफ शेयर्स एट लेस देन मार्केट प्राइस जो है ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं। हाँ, इसमें बोनस एलिमेंट होता था लेकिन ये कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स तो नहीं है, तो ऑलरेडी शेयर्स ही हैं, तो ये नहीं है। अच्छा, उसने नॉट ही कहा था, ये तो है, मतलब ये नहीं है, ये पोटेंशियल शेयर नहीं है, ये खुद शेयर है, ये शेयर है खुद, पोटेंशियल शेयर नहीं है, शेयर है। आप लोगों के इंतजार, मैंने कहा MCQs कर लें थोड़े से। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ो, सॉरी। शेयर ऑप्शंस विद एन एक्सरसाइज प्राइस, शेयर ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन एवरेज मार्केट प्राइस। एक मिनट जरा ध्यान से देख लो। ऑप्शन 10 ऑप्शंस हैं और मार्केट प्राइस है 5 रुपए और एक्सरसाइज प्राइस है 4 रुपए। तो आप क्या करते थे? डिवाइड बाय 5 इंटू, ऐसे ही करते थे, ऐसे ही करते थे, मतलब ये मार्केट प्राइस और ये 5 माइनस 4 करते थे, यानी 4 क्या थी? स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस ये क्या है? ये मार्केट प्राइस है, चलो स्ट्राइक ही लिखा हुआ है यार, ये मार्केट प्राइस है और ये स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट प्राइस अगर आपकी ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से तो तब ये आता था, वरना हम कहते थे कि ये तो आउट ऑफ मनी हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है मार्केट प्राइस से, तो ये तो पोटेंशियल शेयर ही नहीं है। बात समझें, राइट इशू तो नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं जरा, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं चलता हूं वापस अपने EPS में, हालांकि EPS पे जाना तो अब बिल्कुल जायज़ भी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी चलते हैं और जाके देखते हैं हमने ऑप्शंस में क्या किया था। कोई सवाल सामने हो ना, कोई सवाल आ जाए सामने, कोई आ जाए, सही कोई भी नहीं आ रहा, पता नहीं पास पेपर पता नहीं कहाँ है। अब
कहीं ना, यहाँ ये वर्किंग हुई नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है ऑप्शन, नहीं। चलो कुछ हुआ यहाँ पे, हाँ ये अब ये पढ़ा है, ये एग्जाम्पल ही पढ़ी है। अब 4000 ऑप्शंस हैं और मार्केट प्राइस 25 है और स्ट्राइक प्राइस है 20, तो ये काम किया था। मार्केट प्राइस ज्यादा हो तो ये काम होता है। वो क्या कह रहा है, ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस जो है वो ज्यादा है एवरेज मार्केट प्राइस से। तो इसमें तो इसको तो हमने ईपीएस की कैलकुलेशन में, हाँ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट तो है। वो क्या कह रहा है, वैसे ये डायल्यूटेड ईपीएस में यूज नहीं करते क्योंकि आउट ऑफ मनी है, इसमें कोई बोनस एलिमेंट है नहीं साल में। लेकिन क्या ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होता है? शेयर तो ये पोटेंशियल शेयर, पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट तो है। अगली बात क्या होती है, डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन में यूज करें या ना करें। तो ये अभी क्वेश्चनेबल है। ये उसने ये नहीं कहा कि क्या ये डायल्यूटिव है या नहीं है, डायल्यूशन में डायल्यूटेड ईपीएस में यूज होगा या नहीं होगा। अगर ये कहता तो फिर मैं कहता कि ये डायल्यूटेड ईपीएस में यूज नहीं हो सकता, लेकिन ये पोटेंशियल शेयर तो है, इसमें पोटेंशियल है कि ये शेयर में कन्वर्ट होगा, इसलिए ये इज, ये नॉट इज। ये बाद में देखते हैं, आगे चलो। कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्कुल ठीक है। बॉन्ड्स, ठीक है। अब उसने कहा था कौन सा नहीं है, तो फिर यही बनता है। हाँ, डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए मेरे ख्याल में ये आउट हो जाएगा। तो इस वजह से कि उसने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर पूछा है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक ही टिक है। और अगर वो कहता कि डायल्यूटिव पोटेंशियल शेयर, तो उसके लिए तो फिर उसको बहुत सारा डेटा देना पड़ता, हमें हर एक को देखना पड़ता, और भी तो एंटी डायल्यूटिव हो सकता था इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कर लिया था या रहता था? बेसिक, जल्दी से कर लो इसको। बेसिक ईपीएस फॉर 23, इस तरह का हमने सवाल क्लास में जरूर किया था। 4 पर शेयर है बेसिक ईपीएस 23 की, 4 पर शेयर है। यकम जनवरी 23 को एएल ने इशू किए 2,014% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद ईच डिबेंचर कन्वर्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अल है। ये को बात है रुपीज। देखो, डायल्यूटेड ईपीएस निकालने का पहला काम, पहला स्टेप क्या होता है, उसमें हम न्यूमरेटर लेते थे और डिनोमिनेटर लेते थे और ईपीएस आता था, ऐसे ही है। अब वो कह रहा है जी बेसिक ईपीएस कितनी है, 4 है। अच्छा, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करते होते थे, वो बल्कि इंक्रीमेंटल वर्किंग करते होते थे, वहीं से पता लगेगा। असल में वो कह रहा है कि ज्यादा होनी है या कम होनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डायल्यूटेड ईपीएस फॉर 2023। वो कहता है कि इन्होंने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं 2 मिलियन, तो चेंज इन न्यूमरेटर कितना है और चेंज इन डिनोमिनेटर कितना है और इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी है। अब सादा बात है, मेरे ख्याल में सिर्फ इस इंक्रीमेंटल ईपीएस से ये काम हमारा हो जाना है, ठीक है ना। अच्छा, देखते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, वो कहता है जी कि 2,014% हैं, ₹10 ईच, जिसमें कन्वर्जन होनी है 3 ऑर्डिनरी शेयर्स ईच डिबेंचर। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 मिलियन है और 3 शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, हर डिबेंचर 3 शेयर्स में, तो कितना आ गया, ये 6 आ गया। आगे कहता है 14% इस पे इंटरेस्ट रेट। अब 2 मिलियन पे तो 14 लग नहीं सकता। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, गड़बड़ होगी। ये तो ₹2 मिलियन लिखा हुआ है, ध्यान से देखा करो, मुझे भी बताया करो। ₹2 मिलियन है, तो ₹2 मिलियन है और फिर कह रहा है ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 शेयर्स। तो हर शेयर की अगर फेस वैल्यू, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो ₹2 मिलियन डिवाइडेड बाय, ऐसे कर लो पूरा, डिवाइडेड बाय ₹100 करोगे, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आते हैं। ये 2000 डिबेंचर्स हैं, हर डिबेंचर 3 में कन्वर्ट, 20,000 आता है तो 20 कर लो, जो कहते हो वो लिख दो, इंटू 3 कर देना फिर, ठीक है। ये कितना आ गया, 60,000 चेंज इन न्यूमरेटर आएगा और डिनोमिनेटर में क्या, डिनोमिनेटर आएगा और चेंज न्यूमरेटर क्या होगा, इसी रुपीस के ऊपर 14% लगाओ, कहीं पे टैक्स रेट नहीं गिवन, तो बस यही आपकी सेविंग होगी। तो ₹2 मिलियन इंटू कितने परसेंट है आंसर, नहीं ना, अब 2 मिलियन ही ना, पूरा कर दो ना, इधर भी पूरा कर दिया ना जी, 2,80,000। तो इसको डिवाइड करके बताओ,
हाँ 4 पॉइंट, ये तो एंटी डायल्यूटिव है। ऐसे ही कहते थे ना, इसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस 4.67 आ रही है, बेसिक ईपीएस 4 है, तो ये एंटी डायल्यूटिव है। यानी अगर आप इसको बेसिक ईपीएस में ऐड करोगे ना तो बेसिक ईपीएस 4 से बढ़ जाएगी, तो डायल्यूटेड ईपीएस नहीं है वो, लेकिन असर क्या होगा इसका। अब उसने क्या क्या ऑप्शन दिए ये देख लेते हैं। ये तो मुझे पता लग गया, इसको देखकर पता लग गया कि एंटी डायल्यूटिव है, यानी अगर आप इसको ऐड करें ना ऊपर जाकर, तो इसने ऐड होकर 4 से ऊपर ले जाना है इस डायल्यूटेड ईपीएस को, तो वो डायल्यूटेड होगी नहीं, यानी बेसिक ये एंटी डायल्यूटिव है। अब वो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इट वुड बी मोर देन 4 पर शेयर, सही लग रहा है। इट वुड बी लेस देन, नहीं। इट वुड बी, नहीं। इट वुड बी, नहीं। ए, अगला हमने कर लिया था, ये भी, ये पेंडिंग है, चलो ठीक है। एक ये पेंडिंग है, ये IAS 23 के साथ पेंडिंग था, और बस। तो एक MCQ, 2 और 3 MCQ मैंने अभी तक पेंडिंग कर दी है, ठीक है। मैं तो कहता हूं ये वाला MCQ यहीं पे ही कर देते हैं, चलो बाद में कर लेते हैं। किसका? हाँ, असूली तौर पे तो 4 ही होनी चाहिए, तो ध्यान से देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डायल्यूटेड अर्निंग। इट वुड बी मोर देन 4, मतलब वो तो होती नहीं, मतलब असर यही होना है इसका। इट वुड बी लेस देन, हाँ सही कह रहे हो, मतलब आप सही कह रहे हो कि डायल्यूटेड ईपीएस कितनी होगी, वो जो मैंने बोला है बेसिक और डायल्यूटेड 4 ही होनी है, ठीक है। ये दोनों में से कोई ऑप्शन देख लो जो सही था, पढ़ने में गलती लग सकती है, ठीक है। अगर तो वो ये कह रहा है कि इसका असर क्या होगा, तो फिर मोर देन 4 वाला ऑप्शन सही है। और अगर वो कह रहा है डायल्यूटेड ईपीएस कितनी होगी, तो वो क्या कह रहा है देख लो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट डायल्यूटेड ईपीएस, ठीक है, 4 वाला ही सही है, यही सही है नंबर। हाँ, ये क्योंकि वो मोर देन 4 तो एंटी, वो तो डायल्यूटेड ईपीएस बनती ही नहीं है ना। यानी अगर कभी ऐसा हो जाता तो हम कहते थे बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस दोनों ही 4 हैं, यही कहते थे ना, तो वो सही है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है जी। अच्छा जी, ये भी कर ही लें बात थोड़ी सी, अब आप लेट हो ही गए थे, तो आपको ये मैंने स्टेटमेंट चेंज इक्विटी में वैसे पढ़ाना था, लेकिन आप देख लो इधर, शायद पहले बात की भी हो। इसको कहते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। क्या है जी ये? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ये अब्बू है सबके। अब इन रिजर्व्स के अंदर ये रिजर्व अलग नस्ल के हैं, ये अलग के हैं, कैसे बताओ क्या फर्क है? मैंने ये 2 कैटेगरीज बनाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज्यादा अच्छी बात यह है कि इन दोनों में से कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कैश डिविडेंड, इनमें से कैश डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दीज, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर ये पॉइंट पेंडिंग था, ठीक है। फ्रॉम दीज रिजर्व्स, क्या मतलब? क्या आज तक हमने कभी जनरल रिजर्व डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट देखा है? नहीं देखा। असल में ना इधर से निकाल के पैसे इधर रखते थे और जरूरत पड़ने पे यहां से निकाल के वापस इधर रख के डिविडेंड दे देंगे, बंट तो सकता है इसमें से भी, लेकिन ये कभी भी कैश डिविडेंड के लिए यूज, मैंने लिखा है कैश, हाँ कैश डिविडेंड के लिए यूज नहीं हो सकता, तो इसको नहीं यूज कर सकते फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड, ठीक है। तो इसलिए ये 2 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। इस कैटेगरी को कहा जाता है कैपिटल रिजर्व्स और इसको कहा जाता है रेवेन्यू रिजर्व्स। ये वैसे तो पता नहीं यहां पर ये यूज होना था या नहीं, लेकिन चूंकि उसने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया था तो मैंने कहा चलो लगे हाथों ये बात भी बता दूं। ये मैंने ऐसा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक के अंदर ये जो आपको आज अभी ये 2 सवाल करने के बाद जो नहीं ना जाने की इजाज़त दे रहा, ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो रहती हैं अभी छोटी मोटी, वो कर लें तो अच्छा होता है। तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ पे जाके फिर इसको पेस्ट कर लेना, ठीक है। सही है, मतलब क्या पेस्ट करना, बस दिमाग में आ गया, इतनी सी बात थी, ये हो गई, बस इतनी सी थी, ठीक है। अच्छा, अब MCQ में क्या कहता है वो पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम? इट इज रिपोर्टेड एज रेवेन्यू। हाँ देखो आ गई बात, नहीं ये कैपिटल रिजर्व है,
इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, अब है तो थोड़ी टफ बात, क्योंकि रिडेम्पशन या बाय बैक अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो बहरहाल उसके लिए जो प्रीमियम होता था ना, बाय बैक कंपनीज कर लेती हैं या रिडेम्पशन करनी पड़ेगी, पैसे वापस कर रहे हैं, तो जो प्रीमियम वापस करते हुए पे करने लगते हैं उसके लिए इसको यूज कर लिया जाता है। यानी कि उस एंट्री को रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट करने की बजाय यहाँ कर लेते हैं। ये थोड़ी अब टफ बात है, ज्यादती है इसकी, इसने यहाँ पर रखा, लेकिन ये बात इसके बारे में सही है। इट अराइजेज ड्यू टू डिविडेंड डिक्लेयर इन एक्सेस ऑफ, ये तो चवल ही मारी है इन्होंने, ये अराइज होता है जब शेयर्स मार्केट प्राइस से ऊपर इशू हो। इट अराइजेज ड्यू टू कंपनी इशूइंग शेयर्स एट मोर देन, तो ये दोनों ही सही हैं। उसने क्या कहा है, क्या चीज करेक्ट है जरा देख लो। कंपनी इशूइंग शेयर्स एट मोर देन, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मोर देन मार्केट प्राइस कैसे हो सकते हैं? मार्केट प्राइस से ऊपर तो कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती। एट मोर देन फेस वैल्यू अगर होता तो फेस वैल्यू से ऊपर मार्केट प्राइस तक वाला वो प्रीमियम होता है। ये गलत कर गया, थोड़ी सी ज्यादती कर गया। देखो ना, अब ध्यान से पढ़ना पड़ा। मार्केट प्राइस से ऊपर कैसे इश्यू हो सकते हैं शेयर्स? तो मार्केट प्राइस इश्यू होने, फेस वैल्यू से ऊपर इश्यू होते थे, तो मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस जो है वो प्रीमियम होता था। ठीक है, ओके, तो ये भी सही नहीं है। तो फिर एक सही निकल रहा है, और उसने विच ऑफ द फॉलोइंग का है, सोल्यूशन देख लें, यही है। चलो अब आइए सेठ वाला भी जबानी ही कर लो, क्या अब रह गया, फड़का दो इसको भी, अब आ ही गए इधर। तो मैंने आपको जबानी बताया हुआ है, आइए सेठ में जाके ये लाइन टिक भी करा दूंगा कि रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब होता है जहां गलती हुई थी वहां से सही करके लाओ, या जहां से ये पॉलिसी अप्लाइड थी वहां से सही करके लाओ। तो मैंने आपको कहा था, जबानी कहा था, पढ़ाया नहीं था, कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रीस्टेटमेंट के बारे में क्या हुक्म है स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर तो किसी स्टैंडर्ड के बदलने से ये चेंज इन पॉलिसी हुई है तो स्टैंडर्ड बताएगा कि कब से लाओ, आज से ही करो या रिट्रोस्पेक्टिवली। और अगर वॉलंटरी चेंज है तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव मुमकिन जहां तक है जाना है। अब वहां पे आके हमने कहा भाई वहां पे आके हमने कहा कि जी हम वापस जा नहीं सकते, हमारे पास डेटा ही नहीं है 3 साल से आगे। तो ऑडिट टैक्स वाले क्या 3 साल 5 साल 6 साल का डेटा है जी हमारे पास, ये तो 10 साल से फाइफो लगा के आ रहे हैं, तो 6 साल का डेटा, उससे पहले का डेटा तो हमने आग लगा दिया। तो स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है 6 साल तक तो जा सकते हो ना, जहां तक प्रैक्टिकल है जाओ। ठीक है, हमने कहा जी 6 साल तक भी नहीं जा सकते, वो पिछले साल आग लगी थी, 2 साल पहले तक का डेटा सारा उड़ गया, उसमें आग में वो जल गया, सिर्फ पिछले साल का डेटा और इस साल का। स्टैंडर्ड ने कहा उस तक चले जाओ। हमने कहा नहीं पिछले साल वो भी आग में जल गया, तो हमने कहा तो इस साल को सही कर लो, मेहरबानी तुम्हारी, जहां तक प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकेबल है जहां तक वहां तक जाओ। अब नोट्स में ये बताना पड़ता है कि अगर आप वापस जहां तक जाना था नहीं जा सके तो उसकी वजह क्या थी, बस। तो रिट्रोस्पेक्टिव, अगर इम्प्रैक्टिकेबल टू अप्लाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली हो तो क्या करें, अप्लाई करें चेंज प्रोस्पेक्टिवली? नहीं, ये सही बात नहीं है। मतलब अप्लाई करना है, जहां तक मुमकिन हो वहां तक जाना है, जहां तक मुमकिन हो वहां तक जाए। ठीक है, अभी वो पॉइंट नहीं है, एकदम से उसने कह दिया अप्लाई करो प्रोस्पेक्टिवली। कैसे यार, ऐसे कैसे कर ले, जरा देखते हैं। क्योंकि लफ्ज क्या है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल भी है तो जहां तक मुमकिन हो जाओ, ऐसा कोई जुमला ना नजर आया तो फिर देखेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ो। अप्लाई करो चेंज टू अर्लीस्ट पीरियड, दैट इज जो मुमकिन है वहां तक चले जाओ। 2 साल पहले 10 साल से फाइफो यूज कर रहे थे, नहीं जा सकते, 6 साल पीछे जा सकते हो वहां तक चले जाओ, नहीं 2 साल तक वहां तक चले जाओ, नहीं जा सकते तो चलो फिर मेहरबानी अभी सही कर दो, वो आखिरी दर्जा है। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। सच अ चेंज इज नॉट, कैसे नहीं अलाउड यार, आगे लग गई तो पॉलिसी चेंज भी ना करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। डेफर द चेंज, कभी ऐसी बात पड़ी नहीं थी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हुण केड़ा रह गया, ये तो आपका होमवर्क होगा, क्योंकि मेरा दिल है, मेरा दिल क्या है सुनो। अब मेरा दिल है, जो मैं आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा हूं ना, सिर्फ इसलिए मांग रहा हूं, 7:30 तक कह रहा हूं, मेरा दिल है, बोरिंग कॉस्ट का कोई सवाल नहीं आया। आज रिवीजन 3 दिन से कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी उसकी जो है वो खुशबू आई हमें हड़प्पा वाले सवाल में, उसके अलावा खास खुशबू भी नहीं आई। तो बोरिंग कॉस्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा बारी उसकी है, कोई 6-8 नंबर का सवाल आ सकता है। तो आपके टर्म टेस्ट में मैंने एक सवाल दिया था बोरिंग कॉस्ट का, तो मैं वो सवाल निकाल रहा हूँ। होर तो मैनू सवाल लभ्या कोई नहीं, सारे काम के सवाल हमने कर लिए थे। जो चज का सवाल कोई हो जिसमें
अच्छी चीज़ें रिवाइज हो सकें, तो वो मुझे एक सवाल मिला था, उस पर आधा घंटा लग सकता है। तो जब वो मैं करा दूंगा तो फिर मेरी तरफ से ये आपको गिफ्ट होगा, इसको आपने होमवर्क में कर लेना है आप, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि इसको करा दूंगा, रिवाइज हो जाएगा, लेकिन अब पूरा सवाल जो करना है, ठीक है। चलें, अब आप लोगों के इस हरकत की वजह से जो लेट आप आए, हमारे दोनों सवाल तो अब होते नजर नहीं आ रहे। तो अब बताओ 5वां करना है या मैं तो कहता हूं करेक्शन ऑफ एरर करते हैं, ठीक है। 15 मिनट नहीं 10 मिनट में ट्राई तो कर सकते हैं। चलो, आपके हाथ से निकल जाने, हाथ से, ठीक है। ये सवाल प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज, नरेशन ना करना। अच्छा, वो जो सवाल आपको मैं वो डेफर करता आ रहा हूं ना, ये वाला, इसमें उसने कहा था भाईजान जरा नरेशंस भी करना। तो कभी कभी जो नरेशंस मैं शुरू में एंट्रीज में करवाया करता था ना, हर टॉपिक के शुरू में, वो इसी वजह से होता था कि कहीं वो कह ना। तो ये मैं पहले ही बच्चों को कहता होता हूँ कि नरेशंस करने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मली वो लिख देता है हर सवाल में जब एंट्रीज। तो आज तो वो खुद कह रहा है नरेशंस करनी है, तो फिर करनी पड़ेगी। नरेशन क्या है, जो आपने किया है वही बता दें, ठीक है। तो ये सवाल अब इंशाल्लाह नमाज के बाद फ्रेश होकर करते हैं। हाँ, पहले शुरू भी हो सकता है, करेक्शन वगैरह खत्म कर लो तो इसकी बुनियाद डाल लेंगे, ताकि आके 5-7 मिनट में फड़का दें इसको। देखो, ये तो आप सॉफ्टवेयर वालों को जाके पूछोगे, ठीक है, जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। मैनुअली भी ऐसे ही है, आप ये सॉफ्टवेयर में ही तो ये यार डोरेमोन इसलिए तो बने हुए हैं आजकल हम, कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो जाकर पिछला साल भी ओपन करके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मसला यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चूंकि बन चुकी होती हैं, इसलिए हम पिछले साल को ओपन करके एंट्रीज नहीं करते, हम फिर इसी साल में उसको एडजस्टमेंट डाल देते हैं उसकी, ठीक है ना। बहरहाल इसको छोड़ें, प्रैक्टिकली जब आप कैफ के बाद जाएंगे ना तो वहां जाके देख लेना। फिलहाल मैं पर्चा पास करा ला, ए टाइम है गल्ला पूछन दा, जब चल रहा था आईए सेट उस वक्त नहीं पूछा, जब खुला टाइम होता था। हाँ जी, पिपरी को छोड़ें, पिपरी के बाद पहले लावापुरा पे आए, अजीब अजीब नाम जी। The trial balance of Lavapura store did not agree at 30 June and the shortage of इतने on debit side। पहले तो ये याद करो ये कैसे होता था। मुझे पता है आपका करेक्शन ऑफ एरर बहुत टैट है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं है कि आपको ये भी याद हो अभी तक। मुझे लगता है भूल गया होना ये। आपका ट्रायल होता था डेबिट और क्रेडिट, और इस ट्रायल में आपका कौन सा बैलेंस कह रहा है शॉर्ट है, डेबिट शॉर्ट है। यानी मिसाल के तौर पे डेबिट पे 10 है तो क्रेडिट पे 12 है, तो जब सस्पेंस आप डालेंगे तो उसमें किस तरफ रखेंगे बैलेंस, इधर 2 रुपए, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा 12, और फिर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देंगे, जिसके बाद मसले होते थे, याद है। अब ये 2 नहीं था, बल्कि इसके केस में क्या है, अ शॉर्टेज ऑफ इतने ऑन डेबिट साइड। तो शॉर्टेज ऑन डेबिट साइड है तो डेबिट साइड पर ही बैलेंस आना था ना। पता नहीं ये कितने थे, लेकिन ये शॉर्टेज कितना था 261,500, ठीक है। तो जब आपको, क्योंकि इस सवाल में उसने एंड पे क्या कह दिया, जो पहले भी कहता रहता है कि जो सस्पेंस का बैलेंस आफ्टर गलतियां सही करने के बाद बचेगा उसको आपने बता देना है कि चूना लगा के चला गया अकाउंटेंट, वो एम्बेजलमेंट है, आपको नहीं पता लग रहा वो क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक वर्किंग ये करनी पड़ेगी, एंड पे जाके सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट में एज पर ट्रायल जो लिखा करते थे वो इस तरफ आएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, शायद इसके अंदर वाहिद यही एक टेक्निकल पॉइंट था, और ये भी टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल तो उनके लिए हो जिन्होंने इसको ना देखा हो। आपने इस तरह के 2-3 सवाल भी किए हुए हैं, पास पेपर का भी किया हुआ है, मून मार्ट तक कौन सा था, और वैसे आपने अच्छे से इसको सीखा भी था, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी काम। अब ये तो कहानी समझ आ गई कि एंड पे ये काम भी करना है, सस्पेंस का बैलेंस किस तरफ है ये पता लग गया। अब वो कहता है अ सेल ऑफ 56 वाज एंटर्ड इन सेल डे बुक एज 65, यानी कि सेल्स में क्रेडिट कितना कर दिया 65, एंड पोस्टेड टू कस्टमर अकाउंट एज 6500। अब ये दूसरी डेटर की गलती है। अब सबसे पहले देखेंगे कंट्रोल अकाउंट्स के बारे में क्या कह रहा है, बताता है ये नहीं करवाता मेंटेन, नॉर्मली करेक्शन में करवा दे तो वो भी हमने सीखा हुआ है, वो भी आपको मैंने प्रॉपर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मैंने आपको रिवाइज करवाया था प्रॉपर, जिसमें एक एग्जांपल बनाई हुई थी जिससे आप हर तरह के एरर्स को टैकल कर सकते हैं। अब वो नहीं करा रहा मैं, ठीक है जी। तो कंट्रोल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते फॉर रिसीवर्स पेबल्स, इसका मतलब ये है कि सेल में गलती हुई 65 रिकॉर्ड होगी 56 की बजाय,
और डेबिट डेटर ने होना था 56 से, वो 56 से ही करते अगर चुप होता तो, लेकिन वो चुप नहीं हो, कह रहा है डेटर को सिर्फ 6500 से डेबिट किया। तो ओरिजिनल ये आपने वर्किंग में करनी है, ये आपकी वर्किंग होती है, ठीक है ना। तो वर्किंग नंबर 1 आपकी है ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्री, जो दूसरे सफ़े पे होगा। दूसरे सफ़े पे आप ये करेंगे, पहला सफ़ा आपने छोड़ा होगा रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए जो उसने मांगी है, रिक्वायरमेंट है जो, ठीक है। तो ओरिजिनल एंट्री क्या है जी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना चाहिए था 56,000 से, 56 ना लिख दूं 1000 में, ठीक है। बस डेसिमल के बाद, और जरा सोल्यूशन देखना, सोल्यूशन में उसने क्या किया हुआ है 1000 में, किसमें जरा देखो, जरा जल्दी से देखो, जल्दी से, ताकि वो बाद में फिर एकदम फिर देखना ना पड़े किसी ट्रांजेक्शन को, बस फिगर्स मैच हो जाए। वरना कोई मसला नहीं है, आप जो मर्जी करें, मैं इसलिए करता हूं कि टाइम ना वेस्ट हो। यार ये फिगर में क्या है, कैलकुलेशन है, चलो फिर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक भी यूज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना। जहां पड़ी तो 1000 ही है, अब 2 भी काफी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है जी। ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से वो कह रहा है कि हमने क्या कर दिया, डन बाय अकाउंटेंट। आज तुम्हारा अकाउंटेंट भी नहीं है, कहां है, व्हाट इज डन बाय अकाउंटेंट। वो कहता है, इधर देखो, वो देखो चूना लगा गया, वो कहता है जी सेल्स को क्रेडिट कर गए 65 से, और डेटर को डेबिट किया है हमने 6.5 से। अब ये दूसरा सफा आपका है, ये दूसरा सफा हो गया। अब इससे आपने पहले सफे पे आके अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट होगी। आपने ऊपर हेडिंग दी हुई होगी, क्वेश्चन नंबर जोन सा भी कौन सा है 3, ये आपने वो कॉलम में लिखा होगा, पर्चे के अंदर कॉलम ऐसे बना होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज लिखा होगा। बेहतर तो यही है कि ऐसे करो, क्योंकि बेटा इतना बड़ा सफा ही नहीं होता कि तीनों आ सकें। ये प्रैक्टिकली में आपको जो मसला आता है उसके लिए डे 1 से तैयार किया था। आपने अभी तक शायद आई कैप की शीट देखी नहीं है पेपर की, वो एक तो इस रजिस्टर से पहले ही थोड़ी सी कम होगी, दिखाएं जरा, यानी कि उसकी जो विड्थ होगी तकरीबन मैक्सिमम भी हुई तो इतनी होगी, थोड़ी सी कम ही होती है इससे भी। फिर उसके बाद दोनों तरफ मार्जिन होते हैं तो वो और कम हो जाता है, मार्जिन के अंदर लिखना होता है, तो तंग ना हो इसलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको तरतीब ये सिखाई। अगर कोई कर सके तीनों में तो ये ध्यान से बस देख लेना कि ऊपर क्लियरली लिखा हो ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग, फिर चलेगा। लेकिन तंग हो जाता है काम, गंद बड़ा पड़ता है ओरिजिनल रॉन्ग में, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप पहला सफा खाली छोड़ दें रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए जो रिक्वायरमेंट है, और अगले सफे पे ये दोनों करें। आप मैनेज कर सकते हैं तो करें, पर ये वाला चैड़ा रजिस्टर आपको वहां नहीं मिलना जहां पे आप काम चला लें। और एब्रीविएशंस भी रेक्टिफाइंग एंट्री में जो रिक्वायरमेंट है उसमें यूज करने की इजाजत नहीं है। मैं तो करूंगा, आपको इजाजत नहीं है, ठीक है। तो वरना नंबर काटेंगे रिक्वायरमेंट में, यहां पे पूरा नाम लिखना, ठीक है जी। तो डेटर डेबिट होना था 56 से, कम डेबिट हुआ है, तो यहां पर आपने अब शो कर देना है 56 माइनस 6.5, कितना मजीद डेबिट कर लो 49.5। यहां पे प्रॉपर ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखकर रुपीज इन 1000 कर रहे हैं ना, ये ऐसे लिखना है। आगे चलो, सेल्स क्रेडिट करना था 56 से, क्रेडिट करके 65 से, तो सेल्स भी ज्यादा क्रेडिट हो गया है, तो सेल्स को कितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया वो निकाल लो, इन दोनों के डिफरेंस से कितना 9। चलो और कुछ नहीं है। अब एंट्रियां तो खत्म हो गई, तो सस्पेंस में बैलेंसिंग फिगर डाल दो, कितना 58.5। ये सवाल है अब, ठीक है। ये पहली एंट्री आ गई। उसके बाद जी ये पहली एडजस्टमेंट हो गई, चलो थोड़ा बराबर सराबर लेके चलते हैं जी। उसके बाद जी सेकंड एडजस्टमेंट, एलपीएस रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 73,000 7,30,000 इन 2024, हमारे साल में, हमारा साल 24 है पता है ना, तो हमारे साल में ये देखो ना 30 जून 24, एक तो 30 जून ने तंग की रखा है बच्चों ने ना पूरे परचे च। अच्छा 730 की ग्रांट रिसीव हुई है जो कि क्रेडिट कर दी हमने रिटेन्ड अर्निंग में। भाई ये तो गलत है, ये गलत है। या तो इसको क्रेडिट करना चाहिए, डेफर्ड ग्रांट बनाना चाहिए अगर ये कोई एसेट से रिलेट करती है फ्यूचर के एक्सपेंस से, और अगर पास कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है तो इसको इनकम में क्रेडिट करना चाहिए, यानी पीएनएल में।
रिटेन्ड अर्निंग में डायरेक्ट तो नहीं फेंकना चाहिए, ये दिखानी चाहिए इस साल में या लायबिलिटी में, और आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाकर फिर रिटेन्ड अर्निंग का हिस्सा बने। अब ये तो उन्होंने गलत किया। अब आगे देखते हैं कि कौन से वाला ऑप्शन लेना है। वो कहता है ग्रांट वाज रिसीव्ड एज कंपनसेशन फॉर लॉसेज इनकर्ड ड्यू टू फ्लड ड्यूरिंग 22 में जो लॉसेज आए थे उसकी कंपनसेशन मिली है, तो ये तो डायरेक्टली इनकम में जाएगी। अब कॉन्सेप्ट है तो इस एंट्री में कोई टाइम नहीं लगना था, ओरिजिनल रॉन्ग की जरूरत नहीं है इस एंट्री में, जो होना था वो नहीं हुआ वो करें, लेकिन चूंकि आप हैं तो फिर आपको दिखा देता हूं मैं जी क्या करना चाहिए था। नहीं, क्या करना चाहिए था, कैश डेबिट पीएनएल में इनकम गवर्नमेंट ग्रांट इनकम जो भी लिख दो, पीएनएल भी लिख दो, सही है, कितना 730, ये एंट्री होनी चाहिए थी, गलती से कैश डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कर गए। तो ये सिंपल था, इसको बगैर इनके भी कर सकते थे। चलो खैर, अब करेक्शन करनी है तो क्या कर लें, कैश डेबिट होता होगा कुछ ना करें, पीएनएल क्रेडिट होना था नहीं हुआ तो करें, पीएनएल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पूरा लिख लें या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम लिख दें, सही है चलेगा। तो पीएनएल क्रेडिट कर दें ग्रांट इनकम से, और रिटेन्ड अर्निंग गलत क्रेडिट हुआ पड़ा इसको डेबिट कर दें 730 से। ये सवाल है, बताओ भला, ये भी कोई सवाल है? तो ये मैंने तो इसलिए रखा था कि जब आप थके हुए होगे तो ये सवाल करा दूंगा, यानी ये रिफ्रेशमेंट के लिए। हमारी तो रिफ्रेशमेंट भी यही है ना, चलो आज मौसम अच्छा है, चलो आज ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ये तो आपने 1 महीने में करना है। आज मौसम अच्छा नहीं है, क्या करना है, कुछ और करके चलो पढ़ लेते हैं। बेहतरीन मौसम है, ना बहुती सर्दी ना बहुती गर्मी, ये सबसे आइडियल मौसम है पर्चा पास करने के लिए। सर्दियां भी निकल गई हैं कि हर वक्त वही नींद चढ़ी रहे, रजाई में पाँव किए तो सर तक पहुंच गई, पता नहीं चला रजाई, ये मसला भी नहीं है। गर्मी भी नहीं है कि 2 मिनट बाद बिजली चलेगी, पसीना आ रहा है, टेंशन हो रही है, बिजली आ गई, बिजली चलेगी, बिजली आ गई, बिजली चलेगी, नहीं भाई, आपने एक इमरजेंसी लाइट रखी हुई है तो वो भी इनफ है। तो आइडियल मौसम है, टिका के पढ़ सकते हो, जितने पर्चे रखे हुए हैं सारे पास हो सकते हैं, ये बहुत आइडियल मौसम है, कर लेना, बाद में ना कहना फिर हमें खबर ना हुई। शादियां बेटा जिनकी हो रही हैं उन्हीं की हो रही, अपनी को लेट ना करना इस वजह से। नेक्स्ट, अच्छा जी, क्रेडिट नोट क्या होता है, इसकी बात की थी आपके साथ, बात की थी आपके साथ? नहीं 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 कहोगे तो मैं फिर ढूंढ लूंगा जाके, नहीं फिर भी मैं ढूंढ लूं, मुझे लग रहा है मैंने नहीं की थी, मुझे लग रहा है मैंने नहीं की थी, तो जरा मेरी तसल्ली हो जाएगी यार। यार 1 मिनट रुक जाओ यार, नहीं तो कर लूंगा ना यार, अभी तो आप लोग मेरे पास ही हो, फिर इससे पहले कि दूर चले जाओ, फिर जूम मीटिंग में आके तंग करते हो ना, अभी कर लो फिर जो तंग करना है। मुझे लग रहा है नहीं बात की, पेंडिंग थी ना, अब वो पेंडिंग वाली यहीं पे ही करो बात, बड़ी सादा सी बात है, बहुत सादा बात है। क्या मैं कहता हूं जी, मिसाल के तौर पे सेलर की किताबें बनाते हैं, ठीक है जी, ये असद जो है ना, असद सेलर है, पता ही आपको, सीमेंट का कारोबार है इसका, ठीक है। तो मैंने इससे सीमेंट खरीदा उधार पे। अब असद की किताबों के अंदर इन द बुक्स ऑफ असद हम एंट्री करने लगे हैं, तो इसने उधार पे मुझे ये दे दिया, तो इसने कहा जी डेटर उमेर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये जनाब 150 रुपये का सीमेंट इसने बेच दिया मुझे, ठीक है। ये 1 रुपये की एक बोरी है, एक, ठीक है, वो आगे सिफरें आप मर्जी से लगा लेना, ठीक है ना। अब ये तो हो गया काम। अब जब ये पहुंचा सामान लोडर मेरे प्रेमिसेस में जहां कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इन द बुक्स ऑफ बायर क्या एंट्री हुई, इन द बुक्स ऑफ बायर क्या एंट्री हुई, वैसे मैंने लिखवाया था, मुझे ये याद आ गया, क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, और लेकिन वो करेक्शन ऑफ एरर के सवालों में लिखवाया था। चलो अच्छा है, इसकी बात भी हो जाए। तो मैंने एंट्री पास कर ली, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर असद क्रेडिट, ये मेरी किताबों में एंट्री हो गई पूरे 150 से। उसके बाद काम शुरू हुआ था, एक दिन गुजरा, तो अगले दिन मैं चेक करने गया, काम साइट पे गया, वो विजिट करने गया, तो मुझे मिस्त्री ने बताया कि जी 10 बैग जो है ना, वो थोड़ा शायद उन पे को पानी लग गया था, वो नीचे पड़े होंगे ना, तो रात को बारिश हुई है तो शायद को पानी के छींटे पड़ गए थे, तो वो सीमेंट ना ख़राब हुआ है।
तो मैंने असद को कहा बेटा कुछ ख़राब आया है सीमेंट, ने कहा सर भिजवा दें, लोडर भिजवा रहा हूँ 10 नए बैग भेज कर। चलो वो 10 नए बैग अभी नहीं भिजवा रहा, अभी सीमेंट है नहीं, तो फिर नवा रोला पै जाना, तो कहना दूसरी एंट्री भी करो जी, अभी नया सीमेंट आया नहीं सर, तो वो भिजवा दें, वो अभी आना है कंपनी का ट्रक, तो मैं उस पर वापस भिजवा दूंगा, ये ख़राब वाला सीमेंट और नया वाला आता है तो आपको भिजवा देता हूँ। तो मैंने सीमेंट वापस भेजा, ठीक है, और सीमेंट जो वापस भेजा तो लोडर वाले को फिर असद ने ये एंट्री करके ना सेल रिटर्न डेबिट और मेरा अकाउंट करके ना क्रेडिट, मेरा अकाउंट क्रेडिट करके कितने से 10 रुपए से, ठीक है, ये एक पर्चा इसने बनाकर दिया जिस पे इसने लिखा हुआ था कि यार वापसी पे ना उधर से गुजरते हुए सर को ना ये पकड़ा देना, इसमें मैंने लिख दिया है कि आई हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट विद 10 रुपए। तो ये क्रेडिट नोट बन गया जिसमें असद ने क्या लिखा, आई हैव क्रेडिटेड, अब ये वाली मेरी प्लान में बात नहीं थी, अब प्लान में ना होने वाली बात भी आ जाती है ना कभी कभी, ठीक है, आई हैव क्रेडिट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 7:30 तक ज़हन रखो ताकि सारी जिंदगी सुकून से पढ़ते आए सेशन की जिंदगी में आखिरी दिन में ऐसे ही चवल ना मार के तेजी से चले जाएं और कोई ऐसा पॉइंट छोड़ दें जो 2-4 नंबर हमारे लूज करा दे। कोशिश तो कर लेना, बाकी फिर ये सब करके भी एंड पे ऐसा हो सकता है तो वो फिर हमारे बस से तो बाहर है ना, ठीक है। आई हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट विद ₹10 और यहां पे उसने अपने साइन कर दिए, ठीक है जी। अब ये क्रेडिट नोट है जो इशू कर रहा है असद, ये इशू किया है असद ने, ठीक है, और इसको रिसीव करूंगा मैं, ठीक है, सही है। तो ये एक ही चीज है। अब डेबिट नोट क्या होता है, जब ये रिसीव करके तो मैंने अपनी किताबों के अंदर ये एंट्री करनी है ना, क्रेडिटर असद डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्योंकि जब तक वो कबूल न कर ले चीजों को मैं कैसे किसी का राइट ऑफ कर सकता हूं, राइट टू रिसीव, ठीक है ना। तो ये उसने खुद अपना रिसीवेबल खत्म किया, तो ये करने के बाद हो सकता है मैं भी एक डेबिट नोट इशू कर दूं, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी तौर पर, हैसियत इसी डॉक्यूमेंट की है। तो क्रेडिट नोट इशू करता है सेलर और रिसीव करता है कस्टमर, ठीक है। लेकिन ये तो होगी जनरल बात, अगर उसने सिर्फ लिखा हो क्रेडिट नोट इशूड या रिसीव्ड, सवाल में क्लियरली बता दे तो फिर उसकी बात कर लें। लेकिन क्रेडिट नोट होता क्या है ये बताना अभी आपकी नॉर्मल क्लासेस में रह गया था, तो ये मैंने आपको समझाया। कोई मसला? अच्छा, अब आ जाओ जरा अपने सवाल पे वापस। पेंडिंग वाली चीजें ही बेटा आ रही हैं यहां पे, पेंडिंग ही किया था। आ क्रेडिट नोट अमाउंटिंग टू इतने रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या फ्रॉम सप्लायर, मतलब हमें सप्लायर से रिसीव, अब ये मैं हूं तो मेरी किताबों में ये परचेज रिटर्न है। क्रेडिट नोट इशू करता तो ये मेरी सेल रिटर्न होती, क्रेडिट नोट मैंने रिसीव किया तो ये मेरी परचेज रिटर्न है। जो गलती हुई है ना वो बाद में देखते हैं, पहले जरा मुझे बताओ परचेज रिटर्न की मैं अपनी किताबों में एंट्री क्या करूं जी। क्रेडिटर, अब असद ना लिख देना, वो एग्जांपल थी यहां पे कोई नहीं है, ठीक है, क्रेडिटर असद नहीं है, बस क्रेडिट। तो क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से जी 120, ये होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है वॉज रिकॉर्डेड। अब ये पूरी डबल एंट्री गलत हो गई है, रिकॉर्ड ही हो गया एज अ क्रेडिट नोट इश्यूड टू कस्टमर फॉर गुड्स रिटर्न, यानी परचेज रिटर्न थी गलती से, तो पूरी एंट्री गलत कर दी ना। फिर रिकॉर्डेड एज जर्नल एंट्री, पास्ट एंट्री, रिकॉर्डेड एंट्री, पूरी एंट्री ही गलत हो गई, किसी एक इंपैक्ट की गलती नहीं है। तो सेल रिटर्न डेबिट यानी का सस्पेंस आ गया तो जबरदस्ती करके कुछ सस्पेंस निकालना ही निकालना है, उसने इसीलिए कह दिया जो बच जाए वो एम्बेजलमेंट में फेंक देना, ठीक है जी। अब क्या करें जी, क्या करें, जो होना था नहीं हुआ वो कर लें। क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न 100 और जो गलत हो गया उसको सही कर लें, तो डेटर इसको रिवर्स कर दें, डेटर डेबिट सेल रिटर्न क्रेडिट 120। नहीं निकला सस्पेंस, काट लो फिर नहीं है ना सस्पेंस। चले, अब आगे आपने देखा तो आप डर गए, लगता है डिस्पोजल की कोई हैवी सी एडजस्टमेंट है, लेकिन जब पढ़ा तो उसमें से खटिया पहाड़ निकलिया
चूहा वो भी मरिया होया। अब मशीन वॉज परचेज ऑन यकम मार्च 24 हमारे ही साल में 30 जून 24 से थोड़ा सा पहले परचेजी है मशीन। लिस्ट प्राइस मशीन की है 9 लाख, लेकिन हमने इसको परचेजा है 7.5 लाख पे, यानी हमें 1,50,000 का क्या मिल गया? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो किताबों में आता ही नहीं, यानी एंट्री होनी चाहिए 7.5 लाख से। लिस्ट प्राइस 9 लाख थी, 7.5 लाख से होना चाहिए। कहता है द डिस्काउंट ऑफ 1,50,000 वॉज रिकॉर्डेड एज। अब ये तो किसी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो सकता बजाय इसके के। वैसे होना क्या चाहिए था? क्या मशीन है? मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट 7.5। लेकिन वो क्या कह रहा है कि कैश तो पे किया है, जाहिर है 750 ही, बाकी को पीएनएल में अदर इनकम रिकॉर्ड कर गया है। कितना? इसका मतलब उसने मशीन को लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया है, यही मतलब है ना? रॉन्ग एंट्री में और क्या मतलब हो सकता है? तो मशीन 950 तो सही कर लो। मसला क्या है? मशीन ज्यादा रिकॉर्ड हो गई 150 से, तो मशीन को 900 है, 900 ही था। अच्छा सॉरी 900, तो 900 यही मशीन 150 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। अब ये यहां पे शो कर दोगे आप, 900 माइनस 750, 150 से ज्यादा रिकॉर्ड हुई मशीन। कैश तो सही क्रेडिट होता है, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, करता भी लाजमी और सही भी करता है, उसका रुखी तो सही होता है। और पीएनएल गलत क्रेडिट हुआ है तो पीएनएल को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पूरा लिखना, ठीक है? अदर इनकम डेबिट कर दो 1.5 लाख से। कोई मसला? ऐसे पढ़ के मशीन जो कि परचेजी है यकम मार्च पे, उसकी लिस्ट प्राइस थी 9 लाख, लेकिन उसको परचेजा है 7.5 पे। यहां से पता लगा बेटा, लिस्ट प्राइस 9 थी, हमने खरीदी 7.5 की है, तो मतलब 1.5 लाख तो कैश डिस्काउंट तो नहीं है ना, ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले ही किताबों से निकल जाता है। 7.5 से एंट्री होती है, ठीक है? 1.5 लाख किताबों में ना उसकी आता है सेलर की, ना बायर की किताबों में आता है, ठीक है? और अच्छा हाँ, FR2 में जाकर आप देखेंगे कि इसको शो करना होता है, करना इसको नेट सेल को रिकॉर्ड करना नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही होता है। लेकिन वहां पे जाके ना कंपनीज एक्ट आगे बढ़ता है और कहता है नहीं ये चवला जी तुम मार दो ना, जरा मैंने दिखाओ ग्रॉस सेल किन्नी से कितना डिस्काउंट देता है, तुम कैश में तो नहीं आगे पीछे कर रहे काम, वो और बात है। FR2 में जाके वो होगा और बात है, वरना ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता किताबों में आपके लिए। फिलहाल इस लेवल पर इतना ही काफी है, ओके? अच्छा, तो अब एक मसला तो ये था, लेकिन दूसरा मसला ये है, अगर मशीन गलत हो तो आपको पता है एसिड के साथ डेप्रिसिएशन तो जुड़ी हुई है, तो ये एंट्री की वजह से ये क्या हो रहा है? एसिड कम हो रहा है, तो डेप्शन भी कम करेंगे, तो डेप्शन कम करने की एंट्री है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 1.5 लाख को पकड़ो 10% पर एनम लिखा हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन ही है। वैसे पहला साल रिड्यूसिंग बैलेंस भी होता तो मसला कोई नहीं था, लेकिन किस दिन ये गलती हुई है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने 10% इंटू, बोलो जी, एग्जैक्ट 5। चलो जी, अब ये सब हो गया, लेकिन एक चीज रह गई अब, और वो क्या है? हाँ, चूना। तो उस चूने के लिए आपको यही कर दूं वर्किंग, थोड़ी जगह जरा यहाँ पे बना लेते हैं, यही वर्किंग कर लेता हूँ जी मैं। ये सवाल मैंने यहाँ पे अब वैसे ख़त्म कर लिया एडजस्टमेंट के हिसाब से। अब वर्किंग नंबर 1, पहली वर्किंग आई है जी, मेरी वर्किंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। सस्पेंस एज पर ट्रायल, ये पहले समझा दिया इसलिए अब यहाँ पे देर नहीं लग रही। कितना है जी? 261.5 था ना। अब अपनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज में देखो कहीं पे सस्पेंस हिट हुआ है? सिर्फ एक ही है, मैं उधर से नहीं चला इसीलिए इधर से चला। चलें, तो सस्पेंस क्रेडिट 58.5 से, और इसके अगेंस्ट लिखो एडजस्टमेंट 1। हमें क्या जरूरत है क्या क्या हुआ डेबिट क्रेडिट, हम लिखें एडजस्टमेंट 1। अब उसके बाद कितना बैलेंस बचा? 203 इशारिया एग्जैक्ट। ये कहां पे फेंक दो? ये एम्बेजलमेंट एक्सपेंस या लॉस है, लॉस लिखना है। लॉस क्या लफ्ज लिखा हुआ उसने, वही लिख लो, वही लिख, एम्बेजलमेंट लॉस बैलेंसिंग आया। ये जी चूना आपका, ये रहा आपका चूना, ठीक है जी, ये चूना और कथा और पान। तो आखिरी एडजस्टमेंट, अब ये एडजस्टमेंट नंबर
1 थी, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 थी, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 थी, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है, और ये आपने एडजस्टमेंट नंबर 5 के लिए ये काम भी कर लिया। कितना आसान सवाल था जी। क्या एंट्री होती है जी इसकी? तो अभी आप करके आए हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले काफी दफा आपने वो सवाल, भाई कल परसों भी किया बल्कि एक सवाल एम्बेजलमेंट लॉस वाला, ये वही है जी। तो P&L में आपने एम्बेजलमेंट लॉस डेबिट कर दिया और सस्पेंस को क्रेडिट करके हमेशा के लिए खामोश कर दिया, इसको वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दिया आपने। ठीक है, कितना, सॉरी 203। ठीक है जी, चलो ये जनाब आपका सवाल था जो खत्म हुआ है। लाजमी दें, लाजमी दें, क्या मौत पड़ती है जब वर्किंग भी की हुई है, सब कुछ किया, भूल जाओ, इत्तफाक किया, कोई मसला नहीं, वो करता है ऑनर, अंडरस्टैंडिंग हमारी यही है, क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं पर। और आई के अभी बाद में मैंने को बताया ना 45 से खींच के 50 पे लेके जाता है। ये जो बच्चे समझते हैं ना 47 से फेल किया, वो 42 से उठाकर लाए होते हैं। 49.5 है तो पक्का पास करते हैं। मैंने तो ये सुना है 48.5 भी कोई हो जाए ना तो उसको पास कर देते हैं। तो 48 पर रुका मतलब 42 से आकर वहां तक पहुंचे हो गए। बड़ा जोर लगाते हैं किसी तरह से वो पास कर लें आपको। मैंने पहले भी शायद सुबह वाली क्लास में, आपकी क्लास में नहीं बताया, सीएम में बताया कि हमारी मेंबरशिप फीस सालाना ज्यादा है आपकी सब्सक्रिप्शन से, तो आप एफसीए हो जाएंगे तो उससे भी ज्यादा। तो वो तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्वालिफाई करें, ज्यादा फीस दें, थोड़ी फीस का उन्होंने क्या करना है। ठीक है, वो ज्यादा फीस, आप जो आ गए हैं तो आ गए हैं ना, यहां रहेंगे छोटी फीस देंगे, पास होंगे तो बड़ी फीस देंगे। उन्हें क्या दुश्मनी है आपसे? आई के पास करना चाहता है, प्लीज इसको समझिए, हम खुद ही पास नहीं होना चाहते। अच्छा जी, अब जी पता नहीं 30 के आसपास होगी, अब याद ही साल में एक बार होती है। अच्छा जी, जी नहीं ज्यादा है, एफसीए की उससे भी ज्यादा है। जब आप जल्दी कर लो ना जी, ले आओ इधर, ले आओ इधर, ये ओके है जी, ओके। मेरे ख्याल में तो अराउंड 30 है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ये आपने मतलब करना तो होमवर्क में है, लेकिन सुन लो, ये भी कर लें। वो कहता है एज एन अकाउंटिंग मैनेजर ऑफ एनएल डिस्कस वेदर अबव आइटम्स शुड बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है एज पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का 6 नंबर का सवाल आया पे आज, और करो तुसी ओनू इजी लवो हो। तो इस बार बेटा एमसीक्यूज, इस बार एमसीक्यूज में आ सकता है। कैपिटल मेंटेनेंस चखा ही नहीं इसने इस अटेम्प्ट में, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो आ सकता है। वेटेज है ना उसकी अपनी, 5 से 7 नंबर उसने कहीं ना कहीं फिट करने हैं इसके। 3-4 नंबर से लेके 6-7 नंबर तक आ जाते हैं उसमें से, तो 3 से 7 कह लो, इसके दरमियान में कहीं पे भी ये नंबर आते हैं। तो ये आ गया है, तो फिर कैपिटल मेंटेनेंस कहीं पूरे पर्चे में नजर नहीं आया। हालांकि आप वैसे देखें पास पेपर में कितनी वेटेज है उसकी, तो आ सकता है उसका छोटा सवाल। ठीक है, लेकिन छोड़ोगे तो यही दोबारा आएगा। ये तो इंशाल्लाह मेरी बद्दुआ है, जो छोड़ के जाओगे वो लाजमी आएगा। अच्छा इधर देखो, मैंने थोड़ी सी बात ये की थी एक दिन कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनको IAS 38 मना करता है। लेकिन ये तो IAS 38 आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना, फ्रेमवर्क की बुनियाद पे IAS 38 बनाना, जिसकी बुनियाद क्या थी? मैंने कहा था एडवर्टीजमेंट को कभी भी एसेट ना बनाओ, क्योंकि आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ट्रेनिंग को कभी भी एसेट ना बनाओ, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉय को। तो कंट्रोल करना जरूरी है एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो 2 बातें याद रखना, एसेट रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रोल होना चाहिए, और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए पास्ट इवेंट का होना जरूरी है। ये अगर आपने ध्यान से अगर एक बार जो कहा था ना रीड कर लो, कर लिया होता तो ये मसला ही ना आता। ठीक है जी, वैसे तो आप इंशाल्लाह जब FAR 2 में आएंगे तो ये बात आपको बिल्कुल ऐसे समझ आएगी। एक पूरा स्टैंडर्ड है IAS 37, उसमें प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए ये एक शर्त है पहली, फिर और 2 शर्तें भी हैं। पास्ट इवेंट होगा तो अगला काम। तो वो कहता है कि एक एसेट, क्या वो कह रहा है जी, ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नेरून कोर्ट लिमिटेड द जूनियर अकाउंटेंट इज अनसर्टेन वेदर द फॉलोइंग शुड बी रिफ्लेक्टेड इन बुक्स टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। वो जूनियर कह रहा है जी ये क्या करें इसका? कहता है जी एक बड़ा लॉयल कस्टमर है, उसको हम एज एन एसेट ना शो कर दें बैलेंस शीट में। क्यों? कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि एक तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, एक तो इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है,
और दूसरा अनसर्टन भी है, फ्यूचर में बिजनेस लाएगा या नहीं लाएगा, कितना लाएगा ये भी को पता नहीं होता। एसेट रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक तो कंट्रोल में हो और दूसरा फ्यूचर बेनिफिट्स को हाई चांस हो। चांस है तो सही लेकिन कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इसको यहाँ से पढ़ लो साथ साथ कि मैं अब यह उसका और क्या करूँ। कौन सा नंबर है सवाल का? ये तो फिर सोल्यूशन ही है ना, क्वेश्चन ही है, दो पास क्वेश्चन खुले। ये लॉयल कस्टमर डू नॉट मीट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ एसेट ऑल्दो दे मे जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, द कंपनी डज नॉट एक्सर्ट कंट्रोल ओवर देम एज इट वुड ओवर द एसेट्स। कि इस पे कंट्रोल कोई नहीं है। फर्दर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम लॉयल कस्टमर आर अनसर्टन एंड कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, देयरफॉर लॉयल कस्टमर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। एन एसेट फॉर प्लांट एंड रिलेटेड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करें या ना करें, कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कर लिया है लेकिन प्लांट अभी डिलीवर नहीं हुआ भाईजान मेहरबान कदरदान, पास्ट इवेंट जरूरी है। आप पीपीई डेबिट करके लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे तब जब पीपीई डिलीवर हो जाए। जब बिल्डिंग बनती थी तो मैं कहता था पैसे गए या नहीं गए, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कर लो, बिल आ गया तो याद है। तो एसेट आ गया, पैसे नहीं दिए तो पीपीई डेबिट करो, लायबिलिटी क्रेडिट करो। लेकिन एग्रीमेंट के दिन ये काम नहीं कर सकते आप, ठीक है? और सही है तो अपने अल्फाज में लिख देना था एज इट इज। ये वाला जुमला नहीं भी सामने आता तो एक बार रीड किया होता तो ऐसा जुमला थोड़ा बहुत मिलता जुलता आप लिख सकते थे, जो फ्रेमवर्क में आपको कहा है रीड ऑनली करो। वो जो आपको टेबल बना के दिया था ना उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एसेट कब रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी कब रिकॉर्ड करनी है, इनकम कब है, वही वाली सिर्फ याद करनी थी। यहां पे वो एक जुमला लिखना था और हाँ या ना बता देनी थी, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एसेट और लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, ठीक है? सिंस प्लांट हैज नॉट येट डिलीवर्ड, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर नॉट मेट। रिकॉग्निशन विल अकर व्हेन प्लांट इज डिलीवर्ड ऑन और पेमेंट इज मेड। अच्छा, पेमेंट आ जाए तो क्या होता है? पेमेंट आ जाती तो आप पेमेंट अगर चली जाती तो आप कहते हैं जी कैश क्रेडिट हो गया, तो फिर आप एडवांस फॉर एसेट एंट्री कर सकते थे। एसेट आता सही लेकिन उस एसेट का नाम क्या होता? एडवांस। और ये भी क्या है? ये भी राइट टू रिसीव बेनिफिट इन फ्यूचर है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एसेट है, ठीक है? और Consequently, no asset liability इस स्टेज पर रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूचर ऑब्लिगेशंस और अनरियलाइज्ड एसेट्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रेलेवेंट क्राइटेरिया आर मेट। ठीक है, इसको छोड़ें, ऐसी फजूल सी लाइनें आगे काफी है। आगे देखो, मजे की बातें। कहता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, रेंट एग्रीमेंट साइन किया है, अगले साल का रेंट आज ही लायबिलिटी ना बना ले। नहीं ना बेटा, नहीं लायबिलिटी बना सकते। आज आपका एक्सपेंस होना है ना, आपने रेंट एग्रीमेंट साइन किया है तो आपका एक्सपेंस डेबिट होगा तो अगली बात सोचोगे। इनकर होना जरूरी है एक्सपेंस के लिए। ये एक्सपेंस की डेफिनेशन जो वहां पे लिखवाई थी वो, अगर आज आप कैश पे कर देते तो आप फिर आज आप प्रीपेड रेंट डेबिट करके कैश क्रेडिट कर सकते थे। लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, कैश गया ना कोई। और अगर एक साल आप इस्तेमाल कर लेते ये बिल्डिंग तो रेंट ना देते तो एक्सपेंस डेबिट हो जाता, फिर पेएबल क्रेडिट होता। तो नहीं रिकॉर्ड करना। पढ़ लीजिएगा इसका भी सोल्यूशन, ठीक है? ओके, पढ़ लेते हैं। बल्कि अब क्या रह गया, फिर बस ब्रेक करें थोड़ी सी नमाज की। फ्यूचर रेंट पेमेंट डू नॉट मीट क्राइटेरिया फॉर लायबिलिटी अंटिल रिलेटेड सर्विसेज, यानी यूज ऑफ स्पेस इज, यानी कि जब तक सर्विस रिसीव नहीं करोगे तो कैसे लायबिलिटी बुक कर सकते हो? A liability is recorded when there is a present obligation from past event. Hence, office rent of next year should not be recorded as liability. मुश्किल सवाल था थोड़ा सा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि छोड़ के जाते हैं ना। लेकिन सिर्फ वो डेफिनेशंस बड़ी होती हैं और इतना तो ऐसे ही पता था तो दो लाइनें लिख लेते। ये एग्जैक्ट लिखने वाले को 6 नंबर नहीं मिलते, इससे बहुत हल्का लिखने वाले को भी ये बातें थोड़ी अपने अल्फाज में लिख दे, पूरे नंबर ही मिलते हैं, ठीक है? लो जी, अब ले दे के रह क्या गया? बस ये सवाल, और तो कुछ नहीं रहता। बोरिंग कॉस्ट तो बेटा वैसे मेरा दिल कर रहा है शायद करवा दूं अगर हिम्मत हुई तो, ठीक है? क्योंकि कहीं पे नजर नहीं आया। बाकी तो इसका क्या होमवर्क रह गया? इसमें बस एक एमसीक्यू था, वो आपको होमवर्क दिया है, ठीक है? तो सारा पर्चा हो गया। IAS 40 वाला सवाल ज्यादा टाइम नहीं लेगा इंशाल्लाह, ठीक है? ये करते हैं, लेकिन आप जहन में रखें मगरिब की ब्रेक भी करेंगे ताकि थोड़ा फ्रेश हों, और फिर मगरिब के बाद दोबारा मिलेंगे। अभी असर के बाद आएंगे तो 5:45 पे शुरू कर 4:45 पे शुरू कर देंगे, तो 1 घंटा भी नहीं बनता ना। तो 5:40-45 तक फिर पढ़ेंगे तो फिर मगरिब हो जाएगी। अब नमाज जमात के साथ पढ़ते रहें, देखें कितनी बरकत पड़ी हुई है, वक्त में समझ भी आ रहा है। फिर 15 मिनट की फिर ब्रेक करेंगे, फिर 6 बजे मिलेंगे। 15 मिनट मिलना है, आधा घंटा मिलना है, जितना भी होगा वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है?
कोई मसला तो नहीं? चलें फिर असर पढ़ के आते हैं, इस पार्ट को यहीं क्लोज कर दें, ठीक है, पार्ट 3 क्लोज।